दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं आजकल एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं कालसर्प पर, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी विधि को या विद्या की निंदा कर रहा हूं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को वहम से निकाल सकूं कि कालसर्प नाम का कोई दोष या योग है। अगर इस तरह का कोई दोष या योग है तो मैं उन पंडितों को, उन विद्वानों को ये कहना चाहता हूं कि वो इसका सही रास्ता लोगों को दिखाएं, ना कि लोगों को इसके नाम से लूटे। किसी को लूटना ये कोई आपको विद्या नहीं सिखाती, बल्कि लोगों को आप सही रास्ता दिखाएं। अगर आप ज्ञानवान हैं तो लोगों को इस तरह के वहम से निकाल लें, उनको किसी तरह के वहम में ना डालें। बार बार आप टीवी पर हर जगह पर विज्ञापन दे रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं कि कालसर्प के लिए उपाय करें, कालसर्प के नाम पर पूजा करवाएं, कालसर्प के नाम पर इतने पैसे दें, कालसर्प के नाम पर 3-3, 4-4 साल आपसे लोग पूजा करवाएं, तभी कालसर्प का दोष दूर होगा। मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में 1 से लेकर 3 तक जब भी कालसर्प हो उसके उपाय या उससे किस तरह के हालात बन सके थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। इसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं तब करूंगा जब मैं आपको राहु के सभी ग्रहों का फल बताना शुरू करूंगा। ये अभी कुछ देर बाद करूंगा, तब मैं आपको विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा कि राहु से और अच्छे फल हमने कैसे प्राप्त करने हैं, क्योंकि इस समय मेरा मकसद आपको कालसर्प के वहम से निकालना है। आप कालसर्प के नाम से मत डरें, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं बार बार उन लोगों से, उन विद्वानों से अपील करता हूँ जो कालसर्प के नाम की कमाई खा रहे हैं कि वो ध्यान कर लें। जैसे कि मेरा एक कार्यक्रम आया था मंगल बध, वो अपना मंगल बध कर रहे हैं, वो लालच कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और इनका हशर कोई उनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने अपने कार्यक्रम में ये कहा था कि जिसका भी मंगल बध होगा वहां पर आपको केतु नहीं मिलेगा। केतु क्योंकि औलाद है। मैं ऐसे पंडितों को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर में जाके, अपने पड़ोसियों के घर में जाके, क्या उनको उतना है औलाद का सुख मिल रहा है जितना उनके पड़ोसी भोग रहे हैं? क्या उनके यहाँ भी औलाद है? औलाद की किल्लत तो नहीं है। अगर औलाद की किल्लत है, औलाद के सुख से महरूम है, तो वो आज ही ये प्रण ले लें कि वो लोगों को ज्योतिष के नाम पर ठगेंगे नहीं। तो आप देखें, या मैं ज्योतिषी भाइयों को ये कहना तो वो खुद ही देख लें कि उनके घर में भी औलाद की लहरें बहने लग जाएंगी, औलाद का सुख मिलने लग जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता, ना ही ये कहूंगा कि उनके यहाँ औलाद नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सबको औलाद दे, सबको औलाद का सुख दे। लेकिन अगर आप लालच में है, आपने अपना मंगल बध कर लिया है, तो आपको केतु बिल्कुल नदारद मिलेगा अपने घर से। और उसके बाद शुक्र की बारी आएगी, क्योंकि जब भी मंगल बध होगा सबसे पहले केतु पर अटैक करेगा, उसके बाद शुक्र पर अटैक करेगा। जब तक आप मंगल बध की नियत वाले हैं, आपके यहाँ औलाद नदारद ही रहेगी, या औलाद होगी नहीं, औलाद सुख नहीं देगी, औलाद की किल्लत भोगनी पड़ेगी। क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ औलाद बेटे को माना गया है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ बेटे का जिक्र कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं अगर मेरी बातों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो, लेकिन इसके साथ मेरा यही मकसद है कि आप इस लालच के चक्कर से बाहर निकलें, लोगों को सही रास्ता दिखाएं, जिससे कि आप भी कुछ इज्जत मान प्राप्त कर सके। आप लोग ज्योतिष का रुतबा बढ़ा नहीं रहे हो, बल्कि ज्योतिष का रुतबा गिरा रहे हो। लोग ज्योतिष के पास जाने से डर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष का समाज में ये रुतबा नहीं है। ज्योतिष का समाज में यह रुतबा है कि ज्योतिषी कहीं भी जाए, समाज या जो कोई भी गणमान्य व्यक्ति है उसके आदर में उठकर खड़े हो जाए। लेकिन आपने ज्योतिष को बदनाम कर दिया है। मैं आपको वार्न करता हूँ, जो लोग भी ज्योतिष के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, उनका हशर कोई बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। मंगल बध उनको नहीं छोड़ेगा। रही बात कालसर्प की, कालसर्प के नाम से लोगों ने जितना बेवकूफ बनना था बन गए। अब उनका कालसर्प के नाम से भयमुक्त कराने के लिए कुछ एक अच्छे लोग आगे आ रहे हैं। मैं ऐसे अच्छे लोगों से ये अपील करता हूं कि वो अखबारों में लिखें, मैगजीनों में लिखें, टीवी चैनलों पर बोलें कि कालसर्प नाम की कोई चीज नहीं है। कालसर्प नाम एक लोगों को डराने के लिए बनाया गया है, लोगों को लूटने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही मैं जिसको कि ये लोग कालसर्प कहते हैं उसका निर्माण होता है,
उसके छोटे छोटे मामूली से उपाय बता रहा हूँ, प्रिकॉशन बता रहा हूँ, जिससे कि हम उनके अच्छे फल प्राप्त कर सकें। खाना नंबर 1, 2, 3 में जब राहु हो उसके बारे में बता चुका हूँ। अब जब राहु खाना नंबर 4 में हो तब किस तरह का काल सर्प का निर्माण होता है और उसके क्या नुकसान या फायदे हैं या उसको कैसे नेक करना उसके बारे में बताता हूँ। राहु खाना नंबर 4 में आकर जिस काल सर्प का निर्माण करता है उसका नाम है शंखपाल। राहु जब भी खाना नंबर 4 में होगा तब हो सकता है कि आपकी माता को कष्ट हो, मन की शांति ना रहे। लेकिन जब भी राहु खाना नंबर 4 में होगा, लाल किताब के अनुसार ये टेवा धर्मी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जब तक वो धर्म कर्म का पाबंद है, राहु कुछ नहीं कहेगा, इज्जत मान नहीं देगा सोसाइटी में। राहु जब भी 4 में होगा, अगर उस व्यक्ति के मामों की हालत अच्छी है तो ये समझे कि राहु 4 खराब नहीं है, राहु 4 अच्छा फल दे रहा है। राहु जब भी खाना नंबर 4 में आएगा तो ये समझे कि राहु ने यहाँ पाप ना करने की कसम खा रखी है। राहु जब भी खाना नंबर 4 में होगा तो दूसरे ग्रह जो भी हैं वो भी धर्मी हो जाएंगे, वो भी पाप नहीं करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है अगर आप धर्म कर्म के पाबंद हैं। ऐसा ना हो कि आप धर्म के विरुद्ध आचरण करें तो आप ग्रहों से कैसे उम्मीद करें कि वो धर्म के पाबंद हो जाए। इस बारे में मैं अपने एक पिछले कार्यक्रम में धर्मी टेवे के बारे में जहां जिक्र था उस बारे में विस्तार से आपको बता चुका हूं कि राहु 4 वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राहु 4 वाले के लिए कुछ एक प्रिकॉशन है। इस व्यक्ति को जिसका भी राहु खाना नंबर 4 में है, अपने घर की छत कभी नहीं बदलनी है। उसको सिर्फ और सिर्फ छत बदलने की मनाही है और साथ ही घर की टॉयलेट अकेले नहीं छेड़नी है। घर की टॉयलेट की अकेले कभी मरम्मत नहीं करवानी है। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको घर की छत बदलनी पड़ती है। अगर घर की छत बदलनी है तो उसको चाहिए कि छत के ऊपर छत डाल ले, फिर नीचे से छत निकाल दे। इससे राहु 4 कोई खराब प्रभाव नहीं देगा। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रिकॉशन है कि नीचे वाली छत का थोड़ा सा सामान, मिट्टी, सरिया, रेत या कोई ईंट ऊपर वाली छत में अवश्य लगा दे। इससे ऐसा लगेगा कि छत बदली गई है लेकिन मरम्मत करवाई गई है। बदली नहीं गिना जाएगा, उसको मरम्मत गिना जाएगा। लेकिन ऐसे जब टॉयलेट छेड़नी है या मरम्मत करवानी है तो उसके साथ थोड़ा सा काम और कर दे, उसके बाद टॉयलेट की तरफ जाए। टॉयलेट तब छेड़े, मरम्मत तब कराए जब थोड़ा सा काम दूसरा भी करवा लिया जाए। तब ये गिना जाएगा कि घर की मरम्मत करवाई गई है, टॉयलेट नहीं छेड़ेगी। राहु 4 वाला जैसे ही अकेले टॉयलेट छेड़ेगा, टॉयलेट की मरम्मत करेगा, तब कोई ना कोई उसे प्रॉब्लम अवश्य आएगी। राहु जब भी खाना नंबर 5 में होगा तो उसको पद्म काल सर्प नाम के पुकारा गया है। खाना नंबर 5 क्योंकि लाल किताब के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार संतान का घर है। यहाँ पर राहु जब भी खाना नंबर 5 में आएगा औलाद की किल्लत देगा या औलाद नहीं होने देगा। खाना नंबर 5 में जब भी राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बताया गया है कि चांदी का ठोस हाथी अपने घर में रखें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने बड़े विद्वान ज्योतिषी जो लाल किताब की निंदा करते हैं, लाल किताब को कोसते हैं कि लाल किताब ये करती है वो करती है, वो लोग भी जब उनके पास कोई जाता है जिसका राहु 5 में तो तुरंत यही कहते हैं कि चांदी का हाथी अपने घर में रखें। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग भी मानते हैं कि लाल किताब में दम है। अगर वो ऐसा नहीं समझते तो वो अपने किसी भी क्लाइंट को जिसका राहु 5 में तो उसको ये ना कहें कि आप अपने घर में चांदी का ठोस हाथी रखें। इस हाथी में जो कि चांदी का बना बिल्कुल कोई पोल नहीं होना चाहिए। ये आपको, आप नॉर्थ इंडिया में किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाएं, जिसका भी राहु 5 हो तो उसको यही उपाय सुझाया जाएगा। लेकिन पीठ पीछे वही लोग जो ये आपको उपाय सुझा रहे हैं, लाल किताब की निंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर लानत है जो खाते तो लाल किताब की हैं लेकिन इसकी साथ के साथ निंदा कर रहे हैं। जब भी राहु खाना नंबर 5 में होगा, औलाद की किल्लत या औलाद से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को आ ही जाया करती है। ये काल सर्प का दोष नहीं है, ये राहु की खासियत है या राहु की नेचर ही ऐसी है कि जब भी वो खाना नंबर 5 में आएगा औलाद की किल्लत देगा। जब राहु खाना नंबर 1 में होता है तो ये सूर्य को ग्रहण लगाता है, लेकिन खाना नंबर 5 में जब भी राहु होगा तब ये सूर्य को तार देगा। सूर्य को यहाँ पर ये आकर सूर्य को ग्रहण नहीं लगाता है। राहु 5 में हो तो औलाद की किल्लत के लिए भी उपाय हैं, छोटे छोटे सुझाए गए हैं। अगर आपका भी राहु 5 में है और आप किन्हीं पंडितों के पीछे भाग रहे हैं, ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं और वो आपसे पूजा पाठ के नाम पर या स्टोन के नाम पर
हजारों रुपए एंड चुके हैं, तो आप मेरा एक छोटा सा उपाय करें कि आप तुरंत अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर लें। क्योंकि राहु 5 वाले के यहाँ कई बार ये देखा गया कि पहली पत्नी से बेटा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी शादी करेंगे आपके यहाँ बेटा हो जाएगा। लेकिन राहु 5 वाले को बेटे जो मिलते हैं अक्सर निखट्टू और निकम्मे मिलते हैं। ये लोग या इनके बेटे इनको बिल्कुल नहीं पूछा करते। इसलिए ऐसे लोगों को जिनका राहु 5 में मैं ये एडवाइस देता हूँ कि वो अपने बाप की, अपने बड़ों की इज्जत करें, बच्चे को अच्छे संस्कार दें जिससे कि बच्चा अच्छे संस्कारवान बने। और हो सकता है कि जैसे वो अपने बाप के साथ व्यवहार करें, उनका बच्चा भी उनके साथ वैसा व्यवहार करे। किस्मत को आपने या ग्रहों को आपने अच्छा फल देने के लिए मजबूर अपने कर्मों से ही करना है। ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म खराब हैं तो ग्रह अच्छा फल नहीं देंगे। ग्रह खराब हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है तो ग्रह खराब भी आपको अच्छा फल दे सकते हैं। ग्रह मजबूर हो जाएंगे कि आपको अच्छा फल दे। जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो कोई भी ग्रह आपको खराब फल नहीं देगा, ये मेरा मानना है। अब आज ही अपने आप को इस तरह से करने कि आपने हर एक की इज्जत मान कदर करना है। जिस तरह का जो बनता है आपने उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना है। मतलब ये कि बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्यार देना है। व्यवहार जिसका लेन देन साफ है, आपका अगर लेन देन साफ है तो आपको ग्रह कुछ नहीं कहेंगे। आप अपनी पत्नी को पत्नी समझे, बहन को बहन समझे, बेटी को बेटी समझे, बाप को बाप समझे। और इसके साथ आपने जिसका लेना देना है उसके साथ आप अपना व्यवहार ठीक करने, ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। राहु 5 वाले जैसे ही दूसरी शादी करता है बेटा आ जाता है। लेकिन राहु 5 में अगर आपके यहाँ बेटा भी है तो ये ना समझे कि राहु आपको अच्छा फल दे रहा है। हो सकता है आपके बेटे के यहाँ बेटा ना हो। मतलब ये कि राहु 5 अपना असर अवश्य दिखाता है, आप पर नहीं दिखाएगा तो आपके बेटे पर दिखा सकता है। तब इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप अपने घर की जो दहलीज है उस पर चांदी का पत्रा चढ़ाएं। दहलीज आजकल अक्सर होती नहीं है, तो आपको ये चाहिए कि जहाँ से आप घर में एंटर करते हैं फर्श उखाड़े, पत्थर उखाड़े, उसके नीचे पूरा चांदी का पत्रा बिछा दें, फिर पत्थर रख दें। तब राहु कुछ ना कुछ शांत अवश्य हो जाएगा। जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि राहु अगर शांत होगा तो चंद्र से शांत होगा। चंद्रमा होती है, चंद्र चांदी होती है। राहु को शांत करने के लिए, इसीलिए राहु को शांत करने के लिए पानी में भेजा जाता है, माँ के चरणों में भेजा जाता है। वो चाहे नारियल के रूप में भेजा जाए, चाहे उसको जौ के रूप में भेजा जाए, चाहे सिक्के के रूप में भेजा जाए। लेकिन राहु जब 5 में होगा तो इन तीनों में से कोई उपाय नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चांदी का ठोस हाथी रखवाया जाएगा या फिर दोबारा शादी करवाई जाएगी जिससे कि आपको औलाद का सुख मिल सके। ये कालसर्प की वजह से नहीं हो रहा कि आपके यहाँ बेटा नहीं है, कालसर्प की वजह से नहीं हो रहा कि आपका बेटा आपको तंग कर रहा है। ये राहु 5 की नेचर ऐसी है, लेकिन आपको वर्गलाया जा रहा है कि ये सिर्फ कालसर्प की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि राहु 5 में उसकी क्या नेचर है, राहु 4 में क्या नेचर है। 4 वाले राहु को धर्म कर्म का पाबंद होना चाहिए। जब भी राहु 4 और 5 में होगा तो उसके बाद ही बृहस्पति होगा, तभी ये कालसर्प का बनेगा। हो सकता है उसी समय बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो तो आपको इज्जत मान सोसाइटी में मिलेगा ही मिलेगा। और भी ग्रह अच्छे हो सकते हैं, बुध खाना नंबर 6 में होगा तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप अगर अपना आचरण व्यवहार सुधार लेंगे तो ग्रह आपको कुछ नहीं कहेंगे। राहु 4 के लिए जो प्रिकॉशन बोली गई है वो अवश्य करें, धर्म कर्म के पाबंद बने। राहु 5 वाले को चांदी का ठोस हाथी अपने घर में रखना चाहिए। दहलीज के नीचे चांदी का पत्रा अवश्य दें जिससे कि औलाद का सुख मिल सके। और ऐसे ही जब राहु खाना नंबर 6 में हो तब जो कालसर्प बनता है उसका नाम महापद्म कालसर्प योग रखा गया है। लेकिन ये योग है या ये दोष है, ये आज तक कोई विद्वान ज्योतिषी निर्णय नहीं कर पाए। कुछ लोग इसको कालसर्प योग बोलते हैं, कुछ लोग कालसर्प दोष बोलते हैं। लेकिन लाल किताब ना तो दोष मानती है, ना योग मानती है, ना ही कालसर्प मानती है। वो सिर्फ और सिर्फ राहु खाना नंबर 6 में हो उसके क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशन है, ये बताएगी। राहु जब भी खाना नंबर 6 में होगा ऐसे व्यक्ति हमेशा इन लोगों की नजरों में रहते हैं। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि इनको कुछ किया कराया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राहु 6 वाले को चाहिए कि वो सरस्वती की पूजा करे, सरस्वती माँ की अर्चना करे, उसको नीले फूल चढ़ाए। ये लगातार अगर 43 डेज यानी 43 दिन कर लेगा तो राहु 6 का अच्छा प्रभाव उसको मिलना शुरू हो जाएगा। राहु 6 वाला अक्सर किसी ना किसी बीमारी से कई बार पीड़ित तो हो ही जाया करता है।
ये तभी होगा जब वो भाइयों से संबंध बिगाड़ लेगा। राहु 6 वाले को चाहिए कि वो अपने भाइयों से संबंध हमेशा बनाकर रखे, भाइयों से संबंध न बिगाड़े, भाइयों से लड़े ना। राहु 6 वाला जैसे ही भाई से लड़ेगा उसका खून बहाएगा तो राहु 6 वाला टोटली बर्बाद हो जाएगा, इसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। ये है राहु 6 का कमाल। चाहे आप इसको काल सर्प का समझे या इसको राहु 6 की नेचर समझे, राहु 6 वाले पर खुदा हमेशा ही मेहरबान होता है। राहु 6 वाला जैसे ही किसी पुलिस केस में कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझेगा उसको खुदाई मदद मिल ही जाएगी। मतलब ये है कि राहु 6 वाला कभी भी सरकार से किसी भी तरह का दंड नहीं पाएगा, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ये तभी संभव है अगर वो निर्दोष है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका राहु 6 है तो आप मर्डर कर दो, खून कर दो, आपको कुछ नहीं होगा। कानून भी, यह खुदाई कानून भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो निर्दोष होते हैं। राहु 6 वाला जैसे ही बुरे प्रभाव में आएगा या जैसे ही उसको राहु 6 के बुरे प्रभाव ने घेरना है, ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से अवश्य लड़ पड़ेगा, जिससे कि राहु 6 के बुरे प्रभाव में वो आ जाएगा। राहु 6 वाला जब बुरे प्रभाव में आएगा वो घर आए मेहमान को रोटी तक नहीं खिलाएगा। ऐसा करने से ये राहु 6 के बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव में आ जाएगा। उपाय के साथ साथ प्रिकॉशन के तौर पर ऐसे व्यक्ति को चाहिए घर आए मेहमान को अपने तवे की रोटी अवश्य खिलाए। अक्सर ये देखा गया है कि आजकल के माहौल में जैसे ही किसी घर में कोई गेस्ट आता है तुरंत गाड़ी निकालते हैं, चल 5 स्टार होटल चलते हैं, फलानी जगह चलते हैं, वहां चलते हैं। तो ऐसा राहु 6 वाले को बिल्कुल नहीं करना है। उसको चाहिए कि वो अपने घर में रोटी बनाए और मेहमान को खिलाए, ना कि मेहमान को बाहर ले जाए। अगर मेहमान 4-5 दिन के लिए है तो 1 आध दिन के लिए आउटिंग की जा सकती है, लेकिन बिना नागा घर में रोटी नहीं बनानी और बाहर जाके रोटी खिलानी मेहमान को। घर में या राहु के वो बुरे प्रभाव में आ ही जाएगा। कहा तो ये गया है कि राहु 6 वाले के घर में अक्सर ऊपरी हवाओं का आना जाना लगा रहता है और उसको दूर करने के लिए उस व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने घर के शीशे काले करवा ले। ऐसे व्यक्ति जिनका राहु 6 है, अगर वो अपने घर के शीशे काले करवा लेते हैं तो लोगों की नजर लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पता नहीं राहु 6 वाले जब उनका, क्योंकि उसी समय केतु 12 होता है, केतु 12 में ऊंच होता है जो कि आपको ऐश देता है। शायद इसीलिए इन लोगों के मकान बहुत बढ़िया होते हैं, लोगों की नजरों में रहते हैं। राहु 6 वाले के बच्चे भी नजरों में रहते हैं। क्या है उनके बच्चों में खासी, ये कोई नहीं जानता। राहु 6 वाले को चाहिए कि अपने पास हमेशा एक काला कंचा, जो कि बंटा बोलते हैं पंजाबी में, जो बच्चे छोटे छोटे खेला करते हैं, वो बिल्कुल काले रंग का अपने पास रखे या सिक्के की गोली अपने पास रखे। ये दोनों उसको रामबाण का काम देंगी। ऊपरी हवाओं को आना जाना ये सिक्के की गोली और काला बंटा रोक सकता है। घर के काले शीशे करवा लें। काला चश्मा मतलब ये कि आप जो भी गॉगल्स पहनते हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो, तो आप ये समझें कि आप लोगों की नजरों से बचे रहेंगे। राहु 6 वाला हमेशा लोगों की नजरों में रहता है। लोग इसके मकान को, इसकी पढ़ाई को, इसकी खूबसूरती को, इसके पैसे को या इसकी इसमें ऐसी क्या काबिलियत कोई नहीं जानता कि नजर लगाए रखते हैं, नजर लगी रहती है। इसलिए इन लोगों की नजरों से बचने के लिए इस व्यक्ति को चाहिए बहुत ज्यादा शो ना करे, जितना है उतने में ही रहे, क्योंकि केतु 12 है तो ये ऐश देगा, ऐश करवाएगा। राहु 6 वाले को जो उपाय सुझाए गए हैं, जो प्रिकॉशन दी गई है, वो अवश्य करें। काल सर्प के नाम से अपने आप को ना लुटवाएं। राहु 4 के लिए जो बोला गया वो करें, राहु 5 के लिए जो बोला गया वो करें और राहु 6 के लिए जो बोला गया वो करें। मतलब ये कि आपने काल सर्प के नाम पर पैसे नहीं देने हैं। मैंने अब तक आपको खाना नंबर 1 से लेकर 6 तक के उपाय प्रिकॉशन बता दिए हैं, उन पर गौर करें, आप अवश्य ही फायदे में रहेंगे। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। इन विद्वान ज्योतिषी को ज्यादा पैसा मत दें, ज्यादा लुटवाएं मत। विद्वानों के पास जाएं, उनकी सलाह अवश्य लें, लेकिन 1 या 2 बार आप लाल किताब वाले से भी सलाह अवश्य ले लिया करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन से पंडित विद्वान वहम में डाल रहे हैं और कौन से नहीं। हो सकता है कि जो आप उपाय हजारों रुपए खर्च करके कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल थोड़ी कीमत या थोड़ी प्रिकॉशन करके वो ही फायदा मिल जाए। जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को लुटवा के या आपको सेटिस्फिकेशन होती है। आप छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे प्रिकॉशन ले। आपको राहु कुछ नहीं कहेगा, काल सर्प कुछ नहीं कहेगा। आपको जो सुझाया गया है वो करें।
अगर आपको अपनी जन्म पत्री नहीं देखनी आती है तो किसी लाल किताब माहिर के पास अवश्य जाएं और आप अपने उपाय लेकर उनको श्रद्धा से करें, जिससे कि आपको पूरे का पूरा फायदा मिल सके। अक्सर ये देखा गया है कि राहु 6 वाला, क्योंकि राहु 6 के समय केतु 12 में होगा, ये लोग विदेश में सेटल हो ही जाया करते हैं। लेकिन अगर राहु 6 वाला बिल्कुल काला कुत्ता पाल लेगा तो ये सोने पर सुहागा होगा। उसको और किसी उपाय की जरूरत शायद ना ही पड़े अगर उसने अपने घर में कुत्ता पाल लिया है। राहु 6 वाला अगर अपने घर में कुत्ता पाल लेगा तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा उसके लिए। अपनी जेब में एक काला कंचा या सिक्के की गोली रखे, कुत्ता पाल ले, भाइयों से बनाकर रखे, घर आए मेहमान के लिए तवे पे रोटी बनाकर उसको खिलाए। राहु 6 वाले की रसोई में या तवे पर जैसे ही मेहमानों के लिए खाना बनेगा तो ये समझ के राहु उनको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। राहु 6 बुरे प्रभाव में तभी आता है जब आप अपने भाइयों से बिगाड़ेंगे, गलत काम करेंगे, तभी राहु 6 आपको बुरा प्रभाव देगा, वरना राहु 6 बुरा प्रभाव नहीं देगा। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को काल सर्प के वहम से निकालना है। मेरा ये प्रोग्राम देने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप ये प्रण कर लें कि आपने आज के बाद किसी भी ज्योतिषी को, पंडित को उसकी फीस के अलावा और किसी भी तरह का पैसा नहीं देना है। वो चाहे वो फीस के अलावा हवन के नाम से मांग रहा है, स्टोन के नाम पे मांग रहा है। मैं ऐसे ही और विद्वान पंडितों को, ज्योतिषियों को ये राय देता हूँ कि वो अपने जो भी उसके पास अपनी मुसीबत या समस्या लेकर आ रहा है उसको उसका सही निदान दे, ना कि उसको लूटे। ऐसा करने से ज्योतिष का रुतबा कोई खास बढ़ेगा नहीं बल्कि कम ही होगा। आज के दौर में लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठता ही जा रहा है और उस विश्वास को फिर से बनाने के लिए मुझको आप लोगों की सहायता की जरूरत है, ना कि आप लोगों को डराएं जिससे कि उनका ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाए। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप लोगों को डराएं ना, लोगों के मन से हर तरह का वहम निकाल लें। उनको सरस्वती के नाम से ना डराएं, काल सर्प के नाम से ना डराएं और उनको पितर दोष के नाम से ना डराएं, बल्कि उनको उनकी समस्याओं का सही निदान जो बनता है वो सुझाएं। आपका काम है सिर्फ उसको सुझाना, करना या ना करना उसकी मर्जी पर है। आप जैसे ही आपके पास कोई व्यक्ति आता है आप उसकी जेब टटोल लेते हो, जेब से पैसे निकलवाने लगते हो, ये कोई ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष का रुतबा बढ़ाइए, ज्योतिष को इज्जत मान की नजर से देखा जाए समाज में। मैं ये समझता आप भी यही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। अगर ज्योतिष भाई भी मेरी इस बात से सहमत है कि ज्योतिष का रुतबा बढ़ना चाहिए तो उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, लोगों की समस्याओं का उनको सही निदान दें, जिससे कि लोग ज्योतिष के साथ एक बार फिर से जुड़ सकें। धन्यवाद।